बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और हमारी हर हुकूमत जो आती है वो ये कहती है कि हम जो सबसे बड़ी और सबसे पहली तरजीह दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा अहमियत जिसको दे रहे हैं वो हमारा हेल्थ का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम है। लेकिन एजुकेशन के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ आपसे जो बात की थी उसके बाद आज मैं आपके साथ हेल्थ सिस्टम पर बात करने जा रहा हूँ। आप छोटे शहरों में मत जाएं, आप इधर उधर मत जाएं, आप छोटे क्लिनिक्स में और छोटे अस्पतालों में भी ना जाएं। आप लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पताल जो हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि अरबों रुपए का जहाँ पर बजट खर्च किया जा रहा है, जहाँ पर हमने अपनी बेहतरीन डॉक्टरों की टीम लगाई हुई है, जहाँ पर हमने नर्सिस के हवाले से, बाकी सर्विसेज के हवाले से हम सब उसकी तरफ देखते हैं, आप वहाँ पर चले जाएँ। और अगर हम सिर्फ लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों को, जिनमें सर्विसेज शामिल है, जिनमें जना है, जिनमें मेयो है, जिनमें गंगाराम है, इन तमाम को अगर आप देख लें तो ये सारे के सारे जो सरकारी अस्पताल हैं, हमें ऐसे लगता है कि बद इंतज़ामी के गढ़ बने हुए हैं। यहाँ पर ना सिक्योरिटी है, ना किसी किस्म की सहूलियात हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से जो वाक़यात हो रहे हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर साद रफ़ीक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जिस तरह उसको मारने की कोशिश की गई और फिर उस पर YDA ने स्ट्राइक की, वो अपनी जगह पर है। अभी वो वाक़या जो था ख़त्म हुआ ही था, जिस पर स्ट्राइक ख़त्म हुई थी, उसके बाद मेयो हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया, दुश्मनी का वाक़या था। और मरीज़ वहाँ पर एमरजेंसी में जो मुलज़िम मौजूद था उसको मारने के लिए बाकायदा तौर पर पिस्टल लेकर बंदा वहाँ पर पहुँचा और उसने वो सारा कुछ काम वहाँ पर किया, जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि जब हम अस्पतालों की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी किस किस्म की है। अब अगर सिक्योरिटी पर ही बात कर ली जाए तो आज हमारे सीनियर रिपोर्टर मियां नवीद ने जो ख़बर ब्रेक की है उसके मुताबिक लाहौर के 6 अस्पतालों की सिक्योरिटी पर सालाना 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने इसका ब्रेकअप किया, इस पर तहकीक की, तो उनके इल्म में ये भी आया कि गार्ड्स पर, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिर्फ 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 45 करोड़ रुपए जो हैं वो हड़प हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि तनख्वाहें जो है सरकार के ऐलान करदा मेयार के मुताबिक नहीं दी जाती। सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहें कम होती हैं और इसका मतलब ये हुआ कि 50% से ज़्यादा आप बजट ज़ाया कर देते हैं और उसका फिर नतीजा यही निकलेगा कि किसी भी जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। चलें, ये तो एक सिक्योरिटी का इशू हो गया। और उसका भी जब हम सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं इनको आउटसोर्स किया गया है। आउटसोर्सिंग की वजह से इनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी सही नहीं करता, लोगों से बख्शिश और नजराने लेता है, सिक्योरिटी लैप्स करता है, तो उसके ख़िलाफ़ अस्पताल की इंतज़ामिया, MS या बाकी तमाम जो ओहदेदार हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जब वो सारे के सारे लोग कार्रवाई, जो अफसरान हैं वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये निकलता है कि उसको टर्मिनेट उसकी कंपनी कर सकती है। अगर वो टर्मिनेट कर भी देती है तो उसके बावजूद सिक्योरिटी गार्ड उसकी तनख्वाह इतनी कम होती है और उसकी दिहाड़ियाँ इतनी लग रही होती हैं कि वो दोबारा वर्दी पहनकर या वर्दी के बगैर अस्पताल में पहुँच जाता है और अपनी कार्रवाइयों को, क्योंकि एक्सपर्ट हो चुका होता है उनमें, वो जारी रखता है, नजराने लेकर लोगों को अंदर भेजता है, गाड़ियाँ लगवाता है, बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की करता है। ये तो हो गया सिक्योरिटी का मामला। अब चले जाएं इन्हीं अस्पतालों में, आप ज़रा वाशरूम्स की हालत देख लें, जाके वार्ड्स में गंदगी को देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो जेनिटोरियल स्टाफ है, जिसको हम सफाई के लिए, सेहत सफाई के लिए जिस स्टाफ को बड़े बुलंदो बांग दावों के साथ यहाँ पर लाया गया था कि आउटसोर्सिंग की गई थी, और मैं एक मीटिंग में मौजूद था और उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हम अस्पतालों की सफाई का निज़ाम आउटसोर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि अस्पतालों के बाथरूम उतने ही साफ़ सुथरे हों जितने के मोटरवे के बाथरूम होते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं आज ही आपको सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करूं, मुझे वहाँ पर जाना हुआ और मैंने वहाँ पर जाकर बाथरूम्स की जो हालत देखी है, आप यकीन कीजिएगा, टूटियाँ हैं, टूटी हुई हैं, पानी बह रहे हैं, आपके फ्लश नहीं चल रहे, आपके अंदर गंदगी पड़ी हुई है। और ये हालात हैं जो हमारे वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर बाथरूम है, और जो जेनिटोरियल स्टाफ है जिसकी ज़िम्मेदारी सफाई करना है, वो सारे का सारा किस काम पे लगा हुआ है। मुझे डॉक्टर्स ने बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताई कि वो स्टाफ जो है वो फ़ी बेड नजराने लेके सर्विसेज खिदमतें करने पर लगा हुआ है। एक बेड से 500 रुपया लिया जा रहा है, 700 रुपया लिया जा रहा है, उसके नतीजे में उनको स्पेशल किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं।
वो स्टाफ सफाई करने की बजाय उधर लगा हुआ है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि एमएस जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। जितनी आउटसोर्सिंग है वो मुतलका कंपनी ही है जो उस पर कर सकती है। चलें आप बाथरूमों से भी बाहर आ जाएं। एक वक्त था कि लाहौर के, पंजाब के अस्पतालों में ऐलान कर दिया गया था कि पार्किंग फ्री होगी। ये सहूलत थी एक कि लोग जो तीमारदारी के लिए जा रहे हैं उनको पैसे ना देना पड़े। फिर ये कहा गया कि नहीं, आप इससे इनकम जनरेट करें, इससे बहुत से जो पैटी कैश जिसको हम कहते हैं, जिसके छोटे छोटे अस्पताल के अखराजात हैं वो इससे पूरे हो सकते हैं ठेका देने से। तो एक मरतबा इस फैसले को रिवर्स कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, आप पार्किंग लेनी चाहिए। चले आप लें पार्किंग। ये पार्किंग फ़ीस जो है लाहौर में सरकारी तौर पे पहले 20 रुपये होती थी, अब 30 रुपये हो चुकी हुई है। आप 30 रुपये ले लें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने आज जब वहाँ से गाड़ी निकाली सर्विसेज हॉस्पिटल से, और ये टोकन आपको नज़र आ रहा है, मैंने टोकन उनको पकड़ाया। ये एक टोकन है, इसके साथ दूसरा टोकन, ये देखिएगा इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है, आज की टाइम भी लिखा हुआ है। और जब यानी टोकन पकड़ाया तो उसने मुझे आगे से कहता है आप 100 रुपया दे दें। मैंने कहा भाई 100 रुपया किस चीज़ का दे दूँ आपको? उसने कहा जी आपने देखिए ये टाइम जो था इतना लगा है, तो ये आप 100 रुपया बनता है आपका। मैंने कहा इस पर कहाँ लिखा हुआ है, मुझे पर्ची दिखाओ लाकर। उसने एक और पर्ची मुझे लाकर दी। उसने कहा ये नहीं जी, ये इस पर लिखा हुआ है, जाएँ जो करना है कर लें, 100 रुपया बनता है। और मैंने कहा ये 100 रुपया नहीं बनता। फड्डा पड़ा कहता अच्छा 50 रुपये देकर चले जाए। लेकिन टाइम के साथ जो वहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है कि इतने टाइम के लिए आपने गाड़ी खड़ी कर ली है, इसके नतीजे में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये आपके इतनी देर खड़ी कर दी है, वो वहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई इस पर कौन नोटिस लेगा, इसके बारे में कौन कार्रवाई करेगा, तो जवाब मिला कि ये जो ठेके हैं ये बराह रास्त सेक्रेटेरिएट से मॉनिटर हो रहे हैं, वहाँ से चल रहे हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। क्या सेक्रेटेरिएट में इसकी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई कमीशन जाती है? ये क्या हो रहा है? यानी कि अस्पताल इस वक्त, सरकारी अस्पताल जो है वो बिल्कुल लावारिस हो चुके हुए हैं। कोई पता नहीं चल रहा कि वो चल किस तरह रहे हैं। ना उनके बाथरूम साफ है, ना वहाँ पर अद्वियात मिलती हैं, ना वहाँ पर पार्किंग का कोई सिस्टम है, ना वहाँ पर जेनिटोरियल स्टाफ मौजूद होता है, ना वहाँ पर सिक्योरिटी है। तो ये हम अपने अस्पतालों को चला किस तरह रहे हैं? सवाल ये है आज के प्रोग्राम का। और इस सवाल का जवाब लेने के लिए मैंने यहाँ पर जिनको मदऊ किया है, मैं समझता हूँ कि अपनी फील्ड के बहुत नामवर नाम है, इस सारे मामले को बेहतर तौर पे समझते हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ। यहाँ पर मियाँ नवीद मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, हेल्थ रिपोर्टिंग करते हुए आपको एक अरसा गुजर गया। हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। आज जब मैं सिक्योरिटी के हवाले से जो बात कर रहा था, जिस खबर का हवाला दे रहा था, वो भी आप ही किया। मियाँ नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ मेडिकल के हवाले से, डॉक्टर्स कम्युनिटी के हवाले से जाना माना नाम, एक बड़ी आवाज़, अपनी उम्र लगा दी इस शोबे की खिदमत करते हुए, इनको सर्व करते हुए, बेहतरी के लिए पीएमए के प्लेटफॉर्म से कोशिशें करते हुए। डॉक्टर शाहिद मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पीएमए के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर में हमें डॉक्टर सलमान हसीब भी ज्वाइन करेंगे, रहनुमा YDA के डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मियाँ साहब, ये सारा कुछ अस्पतालों में क्या हो रहा है? ये बिल्कुल ही अंधेर राज है, चौपट राज है, ये क्या हो क्या रहा है? अच्छा, पार्किंग की बात, पार्किंग से शुरू कर लेते हैं, फिर सिक्योरिटी, फिर जो है वो सफाई। पार्किंग की जो बात है, ये काफ़ी अरसा से स्टे लिया हुआ था इन्होंने। अस्पताल इंतज़ामिया को कोई पैसा नहीं जा रहा था, स्टे के ऊपर पैसा करवा के ये सारा जो है वो पैसा इनकी जेब में जा रहा था। ज़ाहिर है इसमें कमीशन जाता है, इस सेक्रेटेरिएट तक जाता है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। वहाँ विजिट भी किए गए, कई दफ़े खबरें भी चली, लेकिन मुझे पता लगा छापे छुपे भी मारे गए, कोई एक्शन नहीं होता। अब जो सफाई वाली की बात है वो ये है, मैं अंदर की बात आपको बता देता हूँ, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि इन्होंने खाता ही ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर जो है वो कुछ आला अफसरान है, उन्होंने अपनी ही कंपनी सफाई की बना ली है, इसलिए तो वर्कर नहीं है। यहाँ पर एक कंपनी पहले काम कर रही थी, उनके बिल रोक के उनको भगा दिया यहाँ से, चलो वो फारग हो गई है, वो नहीं अच्छा काम करती थी तो वो फारग है। बिल रोके गए थे, वो जो खातून थी हमारे प्रोग्राम में भी, हाँ जी, वो खत्म कर दी है, उन्हें निकाल दिया। हाँ जी, उसके बाद नई कंपनी बनाई है, अब वो भी इसी तरह चल रही है और इंतहाई गंदगी है। ये अफसरान ने अपनी ही कंपनी बना के अपना करके, तो उसमें तो वहाँ तो सफाई के बहुत बुरे हालात है। मैंने आज सर्विसेज हॉस्पिटल में बाथरूम्स की जो हालत देखी है, मेरा दिल कर रहा था उसकी वीडियो बनाऊं। लेकिन जो पहली कंपनी थी, एक बात तो दुरुस्त थी कि वो उनकी सफाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उनके ऊपर इन्होंने इतना तंग किया, वो एहतजाज भी करते रहे, आप भी कवर किया, मैंने भी कवर किया,
बहरहाल वो छोड़ के चले गए, क्योंकि वो कहते जी हम अपनी जेब से पैसे तो नहीं दे सकते, ये एक साल के पैसे नहीं हमें दे रहे, उनके अभी भी पेंडिंग है, नहीं दे रहे उनको। अब इन्होंने अपनी बना ली है, वही वर्कर उन्हीं के वर्कर हैं, वो इनके साथ हैं। और मुझे पता लगा कि ये अपनी इनके किसी बंदे ने बनाई और मिलकर ये सारा कर रहे हैं। अब ये सिक्योरिटी की तरफ आते हैं नंजे भाई। वो तहकीकात मैंने की हैं 6 सरकारी अस्पताल टीचिंग, उसमें कितना वो बिल है। एक एग्जांपल आपके प्रोग्राम में दूंगा क्योंकि टाइम कम है। प्रोफेसर शाद मलिक साहब भी है। म्यू अस्पताल में जहाँ वाक़या पेश आया था 260 सिक्योरिटी गार्ड है, महाना 83 लाख बनता है, सालाना 9 करोड़ 98 लाख, यानी कि 10 करोड़ बन गया। अब इसमें म्यू अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दी जा रही है 16,000, जबकि 33,000 के करीब बल्कि 34,000 वसूल किए जा रहे हैं। अब इसमें टैक्स काट कूट के सारा कुछ अगर कर लें तो एक महीने का जो मैंने अगली जो फॉलोअप देना था आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि एक महीने का जो वो 83 लाख वसूल करते हैं, इसमें मालिक जो है वो एक महीने का 33 लाख 80 हज़ार कमाता है एक महीने का। तो ये देखे ना कि सिक्योरिटी गार्ड तो बेचारे को इन्होंने दिया 16,000, कुछ 4,000 टैक्स डालने 20,000 बन गया, और ऊपर 13-14 हज़ार वो खुद कमा रहा है। तो ये और 6 माह से प्रॉफिट का बहुत बड़ा मार्जिन जी 6 माह से ये इस अस्पताल ने, इंतज़ामिया ने या सिक्योरिटी कंपनी ने, अगर इंतज़ामिया ने उनको पैसे दिए तो फिर सिक्योरिटी कंपनी ने आगे नहीं दिए, अगर सिक्योरिटी कंपनी को नहीं मिले तो फिर 6 माह से या 5 माह से इस वक्त जो गार्ड है 260 उनको तनख्वाह नहीं मिली। और एक और बता दूं कि ये तादाद भी पूरी नहीं होती, ये भी मिली भगत होते हैं, 260 पूरे नहीं होते, 260 पूरे नहीं होते, उसमें से भी ये पैसे कमाते हैं। फिर दूसरी जो आपने बात की, इनको कहा जाता है कि आप कमा लें, ये किसी को व्हील चेयर दे के पैसे ले लेंगे 200, किसी को स्ट्रेचर दे के कोई चने वाला बुला लेंगे, वो अपनी निगरानी में ड्यूटी में, उसको वहाँ पे ठेला लगा दिया, उससे कुछ ले ली, इस तरह करके इनको कहते हैं। फिर करप्शन कैसे ख़त्म होगी मुझे बताएं ना, जब हम खुद कहते हैं 80 करोड़ 6 अस्पतालों का, जो मैंने एक पूरा एनालिसिस करके 2 दिन निकाला है, 80 करोड़ कम पैसा नहीं है। 80 करोड़ में आप अपने रेगुलर मुलाजमीन रख के उससे भरपूर तरीके से इन अस्पतालों की जो है वो आप सिक्योरिटी ले सकते हैं और करप्शन खत्म हो सकती है। इसको आउटसोर्सिंग कहा जा रहा है कि हमने आउटसोर्स किया। अच्छा, अब इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है कि अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने कोई करप्शन की है, नाअहली की है, तो मुतलका वार्ड का इंचार्ज है या मुतलका एमएस है या कोई भी, इवन अगर कोई जिना हॉस्पिटल है, प्रिंसिपल तक, वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, उसको कंपनी को कहना पड़ेगा, वो कंपनी उसको रखेगी, निकालेगी, जो भी करेगी। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये क्योंकि वो तो सरकार का मुलाजिम ही नहीं है, वो कंपनी का मुलाजिम है, और कंपनी भी उनको 6 माह से 5 माह से तनख्वाहें नहीं दे रही। कंपनी भी कहती है जो लूटना है लूट लें आप, हम तो आपको कुछ नहीं दे रहे। ये तो मामला है, इतने पैसे, ये आउटसोर्सिंग जो की गई है ना अस्पतालों की, इसकी जो ये मामला है, सबसे बड़ा करप्शन का आगाज यहाँ से। मैं आपको फिक्र बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें ये फैसले हो रहे थे। तो वज़ीर आला का, उस वक्त के वज़ीर आला का ये कहना था कि हम इसके ज़रिए ये इनकलाब लेके आएंगे, बड़ा काम करेंगे मियाँ साहब, कि जिस तरह मोटरवेज़ के बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरे, क्योंकि आउटसोर्सिंग की हुई है, कंपनी है, वो अपने बंदों को रखती है, करवाती है, तो उसको करेंगे। अगर चाहे मोटरवेज़ का भी हाल ये हो गया है कि वहाँ पर अब जो अनपेड हैं वो साफ उस तरह नहीं होते, बिल्कुल जो आपके नए बने हैं 50 रुपए जहां पे करते हैं, वहां पे जरा वो खुशबू डाल के। जब नजम भाई जो सफाई वाले हैं, उन्होंने जब काम ही नहीं करना सफाई का, उन्होंने किसी को बेड लेके देना है, किसी के मरीज को लेके जाना है, उनको जब कह दिया जाता है कि कमा लें, तो फिर वो कमाएंगे। उनसे काम तो इंतजामिया ने लेना है, काम तो वहाँ पे जो इनके डीएमएस या दूसरे जितने भी लोग हैं उन्होंने लेना है। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर वो तो जाहिर है उनके भी बंदों की तादाद में मुझे ये पता लगा कि तमाम अस्पतालों में उनके भी बंदों की तादाद जो है वो पूरी नहीं होती। मासवा 1-2 अस्पताल यहाँ पर बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस है। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि अब जहाँ पर नाज़रीन सूरत हाल ये बनी है, डॉक्टर शाहिद मलिक की तरफ जाऊँगा अब मैं, और सूरत हाल ये बनी है डॉक्टर साहब कि जितने बंदे आउटसोर्स किए गए, आउटसोर्स हुए, आउटसोर्स होने का मतलब ये कि वो सरकार के मुलाजम नहीं है, कंपनी है एक, वो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो बंदे वहाँ पर आ गए, वो बंदे वहाँ पर आ गए। अब उन्होंने कमी कुताही की, करप्शन की, एमएस नहीं कार्रवाई कर सकता, कोई सुपरिटेंडेंट, कोई चीज़, कोई भी मुतलका बंदा, सरकारी बंदा नहीं कर सकता, कंपनी ने करनी है। अब कंपनी का मसला ये है कि वो तनख्वाहें कम दे रही है या नहीं दे रही, वो कह रही है कि जाओ खुद कमा लो। अब वो खुद कमाने पे आ गए। सिक्योरिटी गार्ड ने कैसे कमाना है? मुलाकात के कोई आ रहा है, उससे बख्शिश लेगा, नजराना लेगा, लेकर जाएगा, अंदर जाने की बगैर औकात में इजाज़त देगा, बगैर तलाशी के अंदर जाने की इजाज़त देगा, इस किस्म के सारे मामला होंगे। तो हमें तो ये बताया गया था कि आउटसोर्सिंग के जरिए मामला बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टरों का काम ये नहीं है कि वो बाथरूम साफ करवाएं, हमें जो बताया गया था, डॉक्टरों का काम ये नहीं है कि वो सिक्योरिटी को नज़र रखें, डॉक्टरों का काम ये वो इलाज करें। अच्छा, अब डॉक्टरों ने इलाज करना है,
लेकिन ये जो आउटसोर्सिंग से मसाइल पैदा हो गए हैं, इनको कौन हल करेगा? बहुत शुक्रिया रजब भाई। मियाँ साहब ने ये स्टोरी कवर की सिक्योरिटी की, तो मैंने एक CEO से मिला, एक कंपनी से। अच्छा, आपके लिए अलार्मिंग इंफॉर्मेशन होगी कि सिक्योरिटी कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं वो 20 हैं, अच्छा, और जो काम कर रही हैं अस्पतालों के अंदर वो तकरीबन 200 है। क्या मतलब? यानी कि वह एक है जिस कंपनी के पास मैं ड्राइविंग लाइसेंस होगा ड्राइविंग करूंगा। जी हाँ, इन कंपनियों के पास किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है, मेजॉरिटी के पास। और जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है जिसके साथ आउटसोर्स किया गया वो टोटल गलत है। हुआ ये कि इनकी तनख्वाह जो कंपनी लिख के देती है अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में वो 26,200 रुपया है। अच्छा, कंपनी लिख के देती है। हेल्थ डिपार्टमेंट से लेते हैं ये 32,000, और जो देते हैं जिस बंदे को उसे देते हैं 10,000। 10 से 12 तक 15 तक कोई रेट है। वेरी टू वेरी करता है। अब हो क्या रहा है कि जितने इन्होंने आउटसोर्स अस्पताल किए हुए हैं उनके अंदर जितने सैंक्शनड गार्ड्स हैं उतने गार्ड्स किसी सिक्योरिटी के पास, कंपनी के टोटल के पास नहीं है। करते क्या है, सुबह मजदूर पकड़ा जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी, वर्दी पा यार चल अंदर। इवन एडिक्ट बंदों को इन्होंने गार्ड के नाम के ऊपर सिक्योरिटी में भेजा हुआ है। नशेई आ जाते हैं सर, पूरे करने हैं ना, 260 पूरे नहीं करने। मसलन किसी जगह ऊपर अगर 300 है, इन्होंने 200 करने हैं, और वो इस तरीके से। फिर मैं इनका बिडिंग डॉक्यूमेंट पढ़ के हैरान रह गया। ICU, इमरजेंसी, डिपेंडेंसी यूनिट, वहां पर इन्होंने एक्स सर्विसमैन रखना है। एक खास परसेंटेज है जो गार्ड्स की, रिटायर्ड फौजी जो है, रिटायर्ड फौजी मस्ट है। सही है जी, क्योंकि उनकी खास ट्रेनिंग होती है, उनका खास एक जुस्सा होता है, उनकी खास ताकत होती है। यहाँ मुझे कहीं दिखा दे। फिर इनको ने लिख के दिया हुआ है कि एक इनका सिक्योरिटी रूम होगा। सिक्योरिटी रूम के अंदर एक सिक्योरिटी ऑफिसर एट द रैंक ऑफ द कैप्टन भर्ती को उधर किया होगा उधर। अच्छा, जो पूरा रोस्टर बनाएगा ना सर। सही, मियां साहब ने बड़ी वैलिड बात की। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को समझता होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझता होगा। तो वो सर, सिक्योरिटी इज नॉट एट वन पॉइंट इन टाइम सोल्यूशन, दिस इज सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि ICU के अंदर एक एक्स सर्विसमैन खड़ा है, उसको रिप्लेस करना है एक्स सर्विसमैन ने। जिसके पास फौजी होगा सर, तो अंदर आने के लिए बंदे को अभी मेरे अस्पताल के अंदर एक बंदा आके फायर मार गया बंदों को। जी, ये एनआरकी है सर अस्पतालों के अंदर, एनआरकी आउट। इससे मियां साहब ने जो फिगर बताई मैं हैरान रह गया हूं। 83 लाख रुपया सालाना, इससे बहुत कम पैसे के अंदर आप परमानेंट कैडर सिक्योरिटी का भर्ती कर सकते हैं। जो रिटायर्ड फौजी हो, एक सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको रूम, उसके इतने बंदे, रोस्टर बन जाए सर। इट कैन बी इजीली मैनेज्ड। ये तो एक पैसे का पहाड़ है जो हम जाया कर रहे हैं। और उसका अगर उसके नतीजे में सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ हो जाए तो फिर भी हम कहते हैं कि चलो हम पैसे खर्च कर रहे हैं जी, तो सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ नहीं है, बल्कि बर्बादी हो रही है, उससे उल्टा गलत काम हो रहा है। जो मियां साहब ने कहा इसी तरह ही है। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो बाकायदा अपने बंदे लेकर आते हैं साथ जी, और वो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स के साथ कहते हैं यहाँ बेड दिलवा देते हैं, हम फलां चीज़ करवा देते हैं, और यहाँ तक कारोबार चल रहा है वहाँ पर के सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं आपके पास सेहत कार्ड चल रहा है किसी का तो हम सेहत कार्ड पे फलां जगह ले जाते हैं। ये सारे धंधे चल रहे हैं वहाँ पर टोटल एक कोलैटरल बिजनेस चल है सर, क्योंकि वो बेसिकली सिक्योरिटी के बंदे ही नहीं है। एक तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे बहुत कम बंदे कंपनी देती है। देखिए सर, ये अथॉरिटीज एंड फेक कंपनीज के दरमियान एक नेक्सस बिल्ड हो चुका है। उस नेक्सस को तोड़ना अजाब बन गया। नहीं, ये तो मतलब का MS को भी देखना पड़ेगा ना कि अगर वहां पर 260 बंदे आपने कहा है कि हमने मेयो हॉस्पिटल में देने हैं, कभी पूरे करके दिखा। MS मेयो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है ना कि वो 260 बंदों की वहां पर प्रेजेंस, जो भी वहाँ का DMS एडमन है जो भी है, उसको चाहिए ना कि वो चेक में सब वो चेक वगैरह नहीं करते। फिर 3 शिफ्टें हैं और चेक तो करना चाहिए इनको। अब देखें ना, 2 अस्पताल है यहाँ पर, 2 वाकया पेश आए, एक म्यू और एक चिल्ड्रन के जो है वो भी 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। 3 माह की उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। वो क्या काम करेंगे? 11-15 हज़ार उनकी तनख्वाह है और 3 माह से उनको नहीं दी। ये म्यू वाले हैं, ये भी मुझे बताया ना कि ये कैसे घर चलाते होंगे। ये ज़ाहिर इन्होंने उधर से ही कुछ ना कुछ करना है ना, उधर से ही करेंगे। तो उधर से करेंगे तो फिर ये कैसे सिक्योरिटी? तो मेरा ख्याल है कि जिनाह अस्पताल की मैं एग्जांपल दूंगा। देखिए, जिनाह अस्पताल में अगर इन अस्पतालों का कंपैरिजन किया जाए तो जिनाह अस्पताल में कम वाकयात होते हैं लड़ाई झगड़े के, बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो होते नहीं, होते हैं, लेकिन जिनाह अस्पताल की सिक्योरिटी को प्राइवेट नहीं किया गया।
वहाँ पे सारी सरकार ने अपने बंदे रखे हैं और वहाँ पे इनकी निस्बत अगर कंपैरिजन करें तो जिनाह अस्पताल में लड़ाई झगड़े के वाक़यात कम होते हैं और वो टैकल भी करते हैं और उनके गार्ड वहाँ पर पहुँचते भी हैं। लेकिन इन अस्पतालों में यहाँ पर 10 करोड़ और यहाँ पर लाखों जो है वो महाना और करोड़ों जो है वो बिल बन रहा है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वहाँ पर बेहतर नहीं है। एक बंदा देखें ना, आप मुझे बताएं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक वाक़या हो गया और जिस तरह लोग वहाँ पर वो बच्ची की हलाकत पर दुरुस्त या गलत गुस्से में थे और जिस तरह वो डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, या जिस तरह मैं हॉस्पिटल में एक बंदा पिस्टल लेके पहुँच गया और उसने फायर कर दिया, वहाँ पर जाकर फायरिंग कर दी और ये सारा वाक़या हुआ। तो मुझे बताएंगे एक बंदा जिसको जॉब की प्रोटेक्शन भी नहीं है, जिसकी तनख्वाहें भी आप ये कह रहे हैं कि 11, 12, 10, 11, 12, 14, 16 हज़ार रुपये तनख्वाह, वो उसके लिए जिसकी 500 रुपये नहीं बन रही, तो वो उसके लिए मरने के लिए क्यों तैयार होगा? नहीं लेगा, वो लेगा जो रेगुलर है, जिनके पेंशनरी बेनिफिट है और जिसको पता होगा कि मेरी जगह मेरा बेटा भी यहाँ पे लग सकता है, वो लेते हैं। ये तो बेचारे ये क्यों, अब चिल्ड्रन वाला एक गार्ड था उसको भी उन्होंने मारा साहब। और अभी देखें सर, एक नजर भाई एक और मिसाल, जितने झगड़े के केस हुए हैं आज तक बताएं किसी गार्ड को थप्पड़ भी पड़ा हो, क्योंकि वो एकदम पीछे हट के खड़ा हो जाता है, उसका ताल्लुक ही नहीं सिक्योरिटी के साथ, वो ट्रेंड बंदा ही नहीं है। हमने खानापुरी की हुई है। अच्छा भाई, सवाल ये है कि मैं सॉरी मलिक साहब की बात काट रहा हूँ, क्या आउटसोर्स करके हमें फायदा हुआ है, हम अपने पैसे बचा रहे हैं, बजट बचा रहे हैं, या हमें नुकसान हुआ? ये एक सवालिया निशान है। ये हमें हम सबको सोचना है, महकमा सेहत को, इंतजामिया को, क्या करप्शन बढ़ी है? अगर हम रेगुलर बंदे रख लेंगे उनका क्या नुकसान है और ये जो रख रहे हैं इनका क्या नुकसान है? ये एक पॉइंट है मेन आपके आज के प्रोग्राम में हमें सोचना चाहिए कि ये। चलिए, मैं इसके दूसरे पहलू पर भी जानना चाह रहा हूँ असल में, और उसका एक मैं डॉक्टर साहब डिटेल में बात बाद में करूँगा। अब आ जाएं जेनिटोरियल स्टाफ के ऊपर। आवाम के लिए जेनिटोरियल स्टाफ का मतलब ये है सफाई सुथराई वाला सारे का सारा स्टाफ, सर वो भी आउटसोर्स किया हुआ है, तो ये क्या हाल क्या है बाथरूम सर? उसका देख ले, मैं जब रिटायर होने से पहले मैं एक दिन इसको मैं डॉक्यूमेंट देख रहा था इनका, उन्होंने कहा जी आपने क्लीनलीनेस की इतनी मशीनें प्रोवाइड करनी है जी, वहां पर जो आप सुपर वाइपर लगेगा, इतने बंदे ये करेंगे, ये सामान। किसी जैनिटोरियल सर्विस के बाद वो मशीन है ही नहीं, वो लेके नहीं आते। मसला ये है कि पेपर के अंदर तो जो मर्जी कर ले आप, परमानेंट स्टाफ होगा, परमानेंट इक्विपमेंट्स होंगे और उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग होगी, सर्विलेंस होगी तो काम चलेगा। ये आप आधा तीतर आधा बटेर अस्पताल के अंदर नहीं खेल सकते। नहीं, वो हुकूमत का ये कहना था कि डॉक्टरों का काम सफाई करवाना नहीं है, बाथरूम साफ करवाना नहीं है, जाले उतरवाना नहीं है, इलाज करें वो, ये मतलब नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग भी तो है ना, इंतजामिया डॉक्टर ही हैं, इंतजामिया डॉक्टरों के काम है, होता है उसके डीएमएस। सर देखें, प्रिवेंट एक कांसेप्ट हम पढ़ाते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होती हैं कि अस्पताल में मरीज आया अपने इलाज टीबी के लिए, बीमारी को और लेके चला गया, जी हाँ, उनको कंट्रोल करने के लिए नोजोकोमियल इन्फेक्शंस को क्लीनलीनेस मेरा पार्ट एंड पार्सल है, हम पढ़ाते भी हैं, हम उसको, क्योंकि मरीज एक बीमारी लेके आएगा, दूसरी लेके चला जाएगा, बीमारी लेकर चला जाएगा। अभी जो ये बहुत सारा होता है काम यहाँ जी, अभी जो आपने जिक्र किया ना बाथरूम्स का, माय वर्ड, मैं तौबा तौबा करने में जिस हालात में मियां साहब ने एक स्टोरी कवर की थी, जिस हालात में मेरे पीजीआर काम कर रहे हैं, यंग डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं सर इस वक्त, वो भी सरसद की वाशरूम टोटल। सर एक लफ्ज, आप तो पॉलिटिकल साइंस के माशाल्लाह एक विजडम वाले बंदे हैं, एनआरकी का लफ्ज सुना आपने? एनआरकी इज प्रेवलेंट इन दी पंजाब हॉस्पिटल्स नाउ। एनआरकी वाली पोजीशन, एनआरकी वाली, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, कोई सिस्टम है ही नहीं सर, कोई निजाम नहीं है, कोई निजाम, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछ सकता भी नहीं है। मैं कैंडिडली बताता हूं कि मेरी 35 साल की स्टैंडिंग है इस प्रोफेशन के अंदर, सही कि एनआरकी प्रेवलेंट है, टीचिंग में भी, एजुकेशन में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, हेल्थ सर्विस डिलीवरी में भी। मैं जुबानी क्लब में जितने मर्जी बात कर लूं, नहीं जो कहते हैं राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि हुकूमत ने आउटसोर्सिंग कर दी और इसके जरिए कंपनियां आके सफाई करती हैं, बड़ा कुछ ज़बरदस्त होता है, तो आप लाहौर के ये सर्विसेज हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर जाकर बाथरूम्स को देखें, वहाँ पर आपको निकलते हुए पार्किंग वाले से देखें, सिक्योरिटी वालों को देखें, किसी भी अस्पताल में पहुंच जाए, ये सारी चीज़ें देखें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि हम अस्पतालों में चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो बाथरूमों की सफाई ना करवा रहे हों, जाले ना उतरवा रहे हों,
उनका काम यह है कि वो इलाज करें, अपनी सारी तवज्जो इलाज की तरफ रखें, मरीज़ की तरफ रखें। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी जो है वो भी एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसको आप डॉक्टर्स की काम नहीं है कि वो सिक्योरिटी को देखते रहें, उनका काम इलाज करना है। तो आप प्राइवेट कंपनीज़ को हायर करें और वो सिक्योरिटी का काम करें, ज़्यादा ज़िम्मेदारी से करेंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि अभी आउटसोर्सिंग जो होगी और फिर पार्किंग उन्होंने पहले ख़त्म की थी फ़ीस, फिर वो पार्किंग फ़ीस बहाल हो गई। तो ये सारे की सारी चीज़ें जब आउटसोर्सिंग इनकी हुई है, बाहर से कंपनियां आकर कर रही हैं, तो उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त मुकम्मल अस्पतालों में आप ये कह सकते हैं कि सफाई के हवाले से तबाही हो चुकी हुई है। यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला जो आपके सामने हैं, डॉक्टर इस पर बाकायदा स्ट्राइक्स करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इनकी सिक्योरिटी को ठीक किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जहाँ मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मलिक मौजूद, मियाँ नवीद मौजूद, इस पर साथ ही हमें यहाँ पर जब हम बात करते हैं अस्पतालों की, डॉक्टरों की, तो उनके दो तगड़े नुमाइंदा रहनुमाओं ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। मैं मशकूर हूँ। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सलमान हसीब मौजूद है, आप रहनुमा हैं, YDA के जानी पहचानी शख्सियत हैं, और इसके साथ ही डॉक्टर मुदस्सर नवाज़ अशरफी YDA पंजाब के हवाले से आप भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं सलमान आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ सबसे पहले, और ये जो आउटसोर्सिंग हुई हुई है इस वक्त, कहा तो ये गया था इसके नतीजे में सर्विसेज बेहतर होंगी, लेकिन हम आपके पास अस्पताल में जाते हैं, ना बाथरूम साफ़ हैं, ना वार्ड साफ़ हैं, वार्ड्स में इतनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो मुझे ये बताएं, ये जेनिटोरियल स्टाफ भी आउटसोर्स हुआ है, ये क्या सूरत हाल सारी बनी हुई है? बड़ा आपने बजा फरमाया है। दो चीज़ें मैं आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखें, हस्पतालों को जहाँ बेहतर करने की बात होती है, आप ये बात मानें कि आपके पंजाब के सरकारी हस्पतालों में अल्हम्दुलिल्लाह आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। डॉक्टर्स की अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा बेड्स की तादाद से दुगने मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। और कभी आज तक ये देखें, इसको सराहा नहीं गया कि कभी ये कंप्लेंट नहीं आई कि डॉक्टर कहीं पे करप्शन कर रहा है। उसके बरक्स ये जितना जेनिटोरियल स्टाफ है, बोल लिया करें थोड़ा सा, मैं हाँ, थोड़ा सा मरीजों से प्यार, बाकी वो ठीक है, वो ठीक है इंशाल्लाह, वो हम कर भी रहे हैं। और वो उसके बाद काफ़ी सारी वजूहात हैं जिनके सद्देबाब की ज़रूरत है। बहरहाल जेनिटोरियल स्टाफ का जो इशू है, जो सिक्योरिटी स्टाफ, ये एक बिज़नेस बन चुका है इस वक्त। हम ये समझते हैं कि जो भी फलाही अदारे होते हैं वो ना तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चलते हैं, ना आउटसोर्सिंग पे चलते हैं, ना वहाँ पे ठेकेदारों का कोई सिलसिला होता है। अब आप देखें, जब ये ठेकेदार ठेके लेते हैं, हमने ये देखा है, वो अस्पताल के मुख्तलिफ रैंक्स के लोगों को जो है पहले ब्राइब करते हैं, पैसे देते हैं, फिर वो बिड्स विन करते हैं। और उसमें मुझे कोई आर महसूस नहीं होती ये कहने में कि जहाँ हमारा क्लिनिकल डॉक्टर, मरीज़ों को देखने वाला डॉक्टर इंतहाई शफाफियत से काम कर रहा है, वहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद लोग हैं उनके ऊपर ये बहरहाल इल्ज़ाम मौजूद है कि वो ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हैं कि जब ये बिड्स होती हैं इनकी सिक्योरिटी के अदारों की, ये ठेकेदारों की, पार्किंग वालों की, ये कैफ़ेज़ की, वो सारे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व हैं। यही वजह है कि आपके अस्पताल में मरीज़ों का इलाज तो बेहतरीन हो रहा है। अगर कुछ 1400 बेड्स का अस्पताल है आज, वहाँ पे आज की डेट में आप देखेंगे 2500 मरीज़ दाखिल है, जो कि मैं समझता हूँ कि उस अस्पताल की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी देख लें, जिस कंपनी ने 100 सिक्योरिटी गार्ड्स पर डे दिए हुए हैं, उसके आज भी आप बड़े अस्पताल में चले जाएं, ड्यूटी पे 20 से ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। 5 लोग जो हैं उन्होंने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी को मुलाजिम पे दिए होंगे, 5 लोग उन्होंने किसी पे दिए होंगे। तो हम ये समझते हैं सिमिलरली आपका जो पार्किंग माफिया है, सिमिलरली आपका जो, मैं ये समझता हूँ कि मेडिसिन के ठेके होते हैं, इनके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन बदकिस्मती ये है, हम ये समझते हैं इसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, इसमें हस्पतालों की एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, और इसमें पॉलिटिशियंस शामिल हैं। ये तीनों रैंक्स की मिली भगत के बगैर हम समझते हैं मुमकिन ही नहीं है कि इतना बड़ा करोड़ों का, अरबों रुपए का गबन हो। और ये हो रहा है, सर्विसेज अस्पताल हो, मेयो हो, जना हो, और जितने सिक्योरिटी के आप देखें इश्यूज़ आ रहे हैं, अस्पताल में पार्किंग जैम है। आप देखें, मैं समझता हूँ कि आने वाली सक्सेसिव गवर्नमेंट ने बड़ा कमाल काम किया कि मरीज़ का इलाज 1 रुपये की पर्ची पे हो रहा है, सिर्फ 1 रुपये की पर्ची पे, और पार्किंग की फ़ीस 100 रुपये है। पार्किंग की फ़ीस अगर आप रात रह लें तो सुबह कहते हैं 500 रुपये होगी। तो ये एक इतना जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि अस्पतालों की पार्किंग मुकम्मल तौर पे मुफ्त होनी चाहिए। जब आप एक गवर्नमेंट जो है एक सी सेक्शन जिसकी कीमत मैं समझता हूँ 20 से 25 हज़ार है, वो मुफ्त कर रही है, और एक अस्पताल में डेली सैकड़ों सी सेक्शंस हो रहे हैं, जब विपल जैसे बड़े प्रोसीजर हो जैसे जब यहाँ पे बाईपास कैबेज हमारा मुफ्त हो रहा है, वहाँ पे अस्पतालों की पार्किंग के नाम पे 500 रुपये 600 रुपये पर डे गाड़ियों से बटोरे जा रहे हैं। दवाइयों का जो माफिया है वो काबज़ है।
सिक्योरिटी माफिया है वो काबज़ हैं। तो मेरा ख्याल है ये इसका कोई फिनेंशियल इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होगा अगर ये काम करके इन तमाम आपकी बात डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम है, क्योंकि मुझे आज खुद आप ही के अस्पताल में हुआ कि मैं निकलने लगा तो उसने कहा जी आप 100 रुपया दे दें। मैंने कहा भाई 100 रुपया किस चीज़ का दे दूं, और आपने कहा कि रात को अगर सारी रात के लिए खड़ी कर देगा तो वो 500 रुपया मांग लेंगे उससे। नहीं, ये तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं हमारे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स, और स्पेशली देखें वो लोग जिन हमारे पास तो बहुत सारे मरीज़ हैं जो 15-15 दिन भी एडमिट रहते हैं, एल्डरली पेशेंट्स या सर्जरी के पेशेंट्स या इवन डेबिलिटेटिंग डिजीज़ हैं, तो जो 15 दिन दाखिल रहता है आप देखें कि उसका तो पास भी उसको बना के दिया जा सकता है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पार्किंग पे किसी किस्म के पैसे नहीं होने चाहिए। जहाँ पे अस्पताल में आप अरबों रुपया खर्च रहे हैं, आप इतना दिल के अस्पताल में आप जो है बाईपास कर देते हैं मरीज का बगैर पैसों के, तो जो मुस्तहिक मरीज है, तो फिर आप यहाँ पर और ये देखें ना, ये आप देखें कि आप ये मरीज को वैसे इरिटेट करने वाली बात है कि उसको एक तरफ तो बेहतरीन खुशी मिल रही है कि उसके मरीज का मुफ्त इलाज हो रहा है, कोई दवाइयाँ चलें कोई ज़्यादा नहीं तो 40% 30% अंदर से मुफ्त मिल रही हैं, कोई डॉक्टर अपने पार्ट पे उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं, और अस्पताल से एंट्री पे और दाखिले के ऊपर आपने एक जगह टैक्स बैठाया हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाकी चीज़ों पर भी आता हूँ। डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये तो बात होगी पार्किंग के हवाले से, सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आउटसोर्सिंग की जाती है, आउटसोर्सिंग के बाद 10, 12, 13, 14, 15 हज़ार 16 हज़ार लेने वाला जो गार्ड है वो वक्त पे नज़र नहीं आता। जेनिटोरियल स्टाफ है, सफाई करने वाले हैं, बाथरूम गंदे पड़े हुए हैं, सफाई करते नहीं, वो बेड्स के ऊपर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि 500 रुपया कोई दे देगा तो सारा दिन उसकी मुट्ठी चांपी करते रहेंगे, उसको व्हील चेयर फ्राहम कर देंगे, ये करते रहेंगे, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कुछ कर नहीं सकती, कोई कह नहीं सकता। ये सारे हालात तो बड़े ख़राब हैं आपके अस्पतालों में। सर ये एक अस्पताल का नहीं, ये पूरे पंजाब के हर अस्पताल का यही मामला है, और इसी वजह से सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं। मैं समझता हूँ अगर ये सारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू हो जाएं तो डॉक्टर्स को अस्पतालों में मार पड़नी कम हो जाए, अस्पताल के इमलाक जो टूटना जो है वो बंद हो जाए। अगर आप देखें पार्किंग वाला है तो वो जो गार्ड्स आपने बात की जो सिक्योरिटी कंपनीज रखी हैं, वो 70 साल का बाबा है, वो बेचारा खुद अपनी बॉडी, उसको अपनी बॉडी के लिए गार्ड की जरूरत है, वो अस्पताल के अमले को या मरीजों को क्या बचाएगा? नंबर 1। नंबर 2, आपने ऐसे लोग हायर किए हैं जो प्रोफेशनली इस काम के लिए बने ही नहीं। अगर आप मुझे देखें, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे आप अगर किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लगा देंगे तो मैं जितना भी पढ़ा लिखा हूँ मैं वहां पे फ्लॉप हूँ, फेल हूँ। तो ये बेसिकली एक बिजनेस है जो एक माफिया है वो मिलकर चला रहे होते हैं। इसमें आपके लोकल पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होती है, इसमें जो बंदा बिड कर रहा है वो भी इन्वॉल्व होता है। और इससे बड़ी सितम ज़रीफी ये है कि ये एक बार ठेका लेके बैंकरप्ट होके अगले को दे देते हैं। ये सिर्फ प्रॉफिट वाला बिजनेस है। जो गार्ड्स हॉस्पिटल में होते हैं, अगर आप उनको जाके 500 रुपया दें, उनका मेन फोकस होता है कि आपसे पैसे लेके आपको गाड़ी लगवा दी जाए, आपको हॉस्पिटल के अंदर एंटर होने दिया जाए, आपको वार्ड के अंदर एंटर होने दिया जाए। अगर आपने उनको पैसे दे दिए तो आपके पास वेपन भी है ना, तो वो प्रोटोकॉल से आपको छोड़ के आएगा। उसकी 2 वजूहात हैं, एक उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा कम है, दूसरी उनकी उम्र इतनी ज्यादा है, तीसरा वो इस चीज के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड ही नहीं है कि चीजों को कैसे डिल्यूट करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। आंसरेबल जवाबदेह नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी कमजोरी, कमी, कोताही के ऊपर। वो कंपनी जो है वो उन पर कार्रवाई कर सकती है, आपके अस्पताल की इंतजामिया नहीं कर सकती। सर इंतजामिया लिख के देगी तो कंपनी करेगी ना। जब इंतजामिया ने शिकायत ही नहीं करनी, शिकायत इसलिए नहीं करनी कि इंतजामिया को उसका ड्यू शेयर मिल रहा है, तो वो पहले से ही इनका डिसाइडेड ही होता है अनफॉर्चुनेटली कि हम आपको, वो जो एक बुरा सा एक जुमला बोला जाता है कि हम आपको खुश कर देंगे, आपने हमें इंटरफेयर नहीं करना। वो फिर यही होना है जब आप इंतजामिया ने अपना सिर्फ पैसों का शेयर ले लेना है और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभानी। देखिए अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी या कोई सफाई वाली जो कंपनी है वो काम नहीं कर रही तो आप उसको आइंदा से बैन भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्रेटिव है। आप उसको बिड में ना बैठने दें, आप उसको ब्लैक लिस्ट करें या उसके खिलाफ कंप्लेन जो भी एजेंसी है उसकी तरफ भेजें। उसका रिस्पॉन्स ना है तो आप आगे बढ़े, उनका ठेका कैंसिल कर दें, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों के लिए जरूरी है कि पहले आप साफ शिफाफ हो और आपकी नीयत हो चीजों को बेहतर करने की, हालात को बेहतर करने की, मरीजों को, डॉक्टर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो है वो एक कंफर्ट जोन में लाने की। लेकिन जब आपका मकसद सिर्फ पैसा बटोरना होगा तो आगे आने वाला कोई भी शख्स है आप बदर ही नहीं करेंगे कि आपने कुछ ठीक करना या नहीं करना। तो इसके लिए जब तक आप कड़ा एहतसाब नहीं करेंगे, जब तक जिम्मेदारान को जेनिटोरियल स्टाफ जो है तब तक हल्लाशेरी बढ़ती रहेगी, हालात खराब होते रहेंगे। और इन सारी वजूहात की वजह से देखिए एक पेशेंट आता है, पहले वो पार्किंग वाले से लड़ता है, फिर वो उसके बाद गार्ड से लड़ता है, फिर इन दोनों जगह पे वो रिश्वत देता है, फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उसको दवाई लिख के देता है। अब वो दवाई लेके जब फार्मेसी पे जाता है उसको वो दवाई भी नहीं मिलती।
अब इस सारे सिनेरियोज में वो 4 दफा तो बेचारा पहले ही कई जगह पे रुक के पैसे भी दे चुका है, रिश्वत भी दे चुका है, लड़ भी चुका है। इस दौरान अगर उसका, और अभी तक उसका पेशेंट सही तरह देखा नहीं गया, सिर्फ डॉक्टर ने देख दिया, उसको दवाई नहीं मिल सकी, तो फिर जाहिर है हर बंदा, आप अपने जब किसी बीमार बंदे को लेके जाएंगे और उसको ड्यू रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी, ड्यू ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, तो आप हाइपर भी होंगे और सिक्योरिटी ब्रीचेस भी होंगी, मारदार भी होगी। तो रूट कॉज तो यही है हर चीज की। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, ये मामला तो हो गया, ये अपनी जगह पे हो गया। अब क्या इंतजामिया को ये भी नजर नहीं आता कि वार्ड्स के अंदर गंद पड़ा हुआ है, डस्टबिन भरे पड़े हुए हैं, चीज़ें वहाँ पर गंदी नीचे गिरी हुई हैं, और बहुत सारी जगहों पर चादरें तब्दील नहीं हो रही, बाथरूम बहुत गंदे हैं, टूटियाँ टूटी हुई हैं, ये भी नजर नहीं आता? सर अगर इस पे भी अगर हम डॉक्टर्स तवज्जो ना दें या हम सर खपाई ना करें, जिसमें हमें मुर्द इल्जाम भी ठहराया जाता है कि आपका काम नहीं है, तो यहाँ पे तो कीड़े पर चलना शुरू हो जाए और इनके जो कानों पे जूं तक ना रिंगे। उसकी वजह ये, एक तो मैंने आपको ये चंद वजूहात बता दी, दूसरा जो इन्होंने इवन स्टाफ हायर भी किया है, तो 100 की जरूरत है तो 40 दिए हुए हैं, 40 की भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि आपको एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करने वाले 20 नजर आएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 200 लोगों का काम है 20 लोग कर ही नहीं पाएंगे, और अगर उनकी नीयत भी हो तो वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो लोगों की नीयत भी नहीं है काम करने की। तो एट द एंड ऑफ द डे एंड यूजर वो डॉक्टर मिलता है, वो मरीज सारे गिले शिकवे भी उससे करता है, नाराज भी उससे होता है और गिरबान भी उसका पकड़ता है। तो इसका अब हल क्या है? आते हैं या आप लोगों के पास आते हैं, आपका फॉर्मेट यूज करते हैं, तो फिर हमें क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये इनका काम नहीं है। नहीं, हल क्या अब इस सारी सूरत हाल का? यानी कि ये तो गड़बड़ होगी ना सिक्योरिटी है आपके पास, ना आपके पास वहाँ पर सफाई है, ना आपके पास अंदर अद्वियात हैं। ठीक है, आप सब अभी सलमान भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि डॉक्टर जनाब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को डॉक्टरों से भी शिकायत हैं। तो ये फिर हल क्या है सारा इन चीज़ों का? सर इसका बेहतरीन हल सिर्फ एक है कि अपनी बुनियादी जो हमारी जिम्मेदारी हैं, वो कोई डॉक्टर है, वो कोई एमएस है, वो कोई जेनिटोरियल स्टाफ है या वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो जब तक वो अपनी बुनियादी जो उसकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, और अगर वो पूरी नहीं कर रहा है तो उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, तो निजाम कभी भी बेहतर नहीं होगा। इसमें एक जो दलील दी जाती है और जज़ा का बिला तफरीक कानून लागू नहीं होगा, तब तक कभी भी हालात बेहतर हो ही नहीं सकते, चाहे आप फरिश्ते ला के बिठा लें। नहीं, इसमें जो दलील दी जाती है वो ये है कि डॉक्टरों का काम नहीं है कि बाथरूम साफ करवाते रहें, डॉक्टरों का काम नहीं है कि सिक्योरिटी को देखते रहें, आपका काम इलाज करना है, तो इसलिए आउटसोर्सिंग की गई है। अब इस दलील का क्या जवाब दिया जाए? सर अगर यही बात मरीजों को समझा दी जाए ना, तो सबसे ज्यादा इस बात की खुशी हमें होगी कि डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर का काम करने दिया जाए। डॉक्टर को आके ये शिकायत ना की जाए कि मेरे बेड पे दो मरीज पड़े हैं, डॉक्टर को आके ये शिकायत ना की जाए कि मुझे दवाइयां नहीं मिल रही, या डॉक्टर को आके ये शिकायत ना की जाए कि मुझे ऑपरेशन का टाइम आपने 6 महीने का दे दिया है जबकि मेरा मर्ज बहुत सीरियस है। डॉक्टर का काम है मरीज कुछ अरसा पहले आपको याद हो कि जिना अस्पताल में एक वाकया हुआ जो बड़ा सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ कि डॉक्टर ने मरीज को फर्श पे ड्रिप लगा दी। अब इसका तस्वीर का एक रुख तो ये है कि जी देखें जी जमीन पे जो फर्श पे ड्रिप लगा दी, लेकिन दूसरा रुख अगर आप देखें जिम्मेदारी का तयन करें तो वो ड्रिप लगने से पहले उसको उस मरीज को किसी न किसी डॉक्टर ने देखा, उसने अपना जो इलाज है वो तजवीज़ किया, उसकी पर्ची पे लिखा, तो डॉक्टर ने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब वहां पे रियासत की जिम्मेदारी आ जाती है बेड देना, अद्वियात देना, उसको सहूलियात देना। जब वो नहीं होता तो वो मरीज को डॉक्टर उसको तो पता ही नहीं है ना। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और नाज़रीन, ये एक वाक़या सर्विसेज हॉस्पिटल में भी हुआ था, और सर्विसेज हॉस्पिटल में वज़ीर आला पंजाब ने विज़िट किया और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बेड के एमरजेंसी में 2 या 3 मरीज़ एक बेड पर मौजूद हैं। वज़ीर आला गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा ये क्या तरीकाकार है, ये क्या आप कर रहे हैं, ये तो बड़ा गलत है। उन्होंने एमएस को सस्पेंड कर दिया, कोई खातून एमएस थी गालबन उस वक़्त, और जब वो उनको सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, तो बाद में वज़ीर आला को बताया गया कि ये कोई नाकिस कारकर्दगी नहीं थी, ये कोई बुरी बात नहीं थी, ये तो अप्रिशिएट करें आप कि जितने मरीज़ आ रहे हैं वो उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको इलाज दे रहे हैं। अस्पताल के बिस्तरे तो आपने बढ़ाने हैं, वो जितने बिस्तर मौजूद हैं, बेड्स मौजूद हैं, उस पर ज़्यादा को दे रहे हैं। अब इस सूरत हाल का हल क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम कि हमारे जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, उनमें अगर मैं बड़ा नरम भी अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो ऐसी की तैसी हुई हुई है सारी चीज़ों की। आप सिक्योरिटी की बात कर लें तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आप सेहत और सफाई की, जैनिटोरियल सर्विसेज की बात कर लें, ये भी आउटसोर्सिंग हुई हुई है, वहाँ पर भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कितना गंद पड़ा हुआ है हर जगह पर। और अगर आप पार्किंग की बात कर लें, अगर आप उसके टैक्सीज़ की बात कर लें, तो मैं आपको एक और अगले मरहले की बात बताऊँ कि ठीक है
आप हमसे 100 रुपया 200 रुपया और 500 रुपया ले रहे हैं पार्किंग का, चलें वो ले रहे हैं, वो अगर सरकार के ख़जाने में जा रहा हो तो मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं है, शायद कोई टैक्स जाएगा, कुछ कौम की हालत बेहतर होगी। मज़ेदार बात यह है कि इस पर भी स्टे हुआ हुआ है और स्टे होने के बाद ये पैसे जो हैं ये ना सिर्फ ज़्यादा लिए जा रहे हैं बल्कि ज़्यादा लेने के बाद वो आप के ठेकेदार की जेब में जा रहे हैं। और ये एक दिन में अगर मैं ये पूछूं तो मेरे ख्याल सिर्फ एक अस्पताल में कितने की दिहाड़ी लग रही है, ये मेरे ख्याल सलमान हसीब बता सकते हैं। सलमान, कितनी कमाई होती होगी एक अस्पताल से? सर ये इनका जो सालाना ठेका था वो तकरीबन 2 करोड़ रुपया था। ठीक है, आप इसको मतलब एक महीने का निकाल रहे हैं कितना बन रहा है, तो ये महीने की ऑन एवरेज जो है मेरा ख्याल है कि 15 से 20 लाख रुपए की जो बचत है, और वो ना गवर्नमेंट को जा रही है ना हॉस्पिटल को जा रही है। वो अब इन सारी इस जो चीज़ें हैं इनका हल क्या आपकी नज़र में? सर ये हम वैसे इसमें बड़ा वाज़ेह हैं, तमाम तर जो आउटसोर्सिंग है वो बंद होनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ हायर करे। और आपसे थोड़ा सा मैं एक मेरा नुक्ता वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा ये है कि ठीक है डॉक्टर्स की भी 2 कैडर्स हैं, एक है क्लिनिकल कैडर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है। और डॉक्टरों को इसमें कोई हुज्जत नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के हैं कि वो सफाई को चेक करें, वो सिक्योरिटी को चेक करें। देखिए ये प्रायोरिटाइज़ करना कि आईसीयू में किस नौयत की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओटी में किस नौयत की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओपीडी में किस नौयत की, ये मेरा ख्याल है कि एक डॉक्टर समझ सकता है। और इसके ऊपर मुतअद्दद दफ़ा काम हो चुका है। साकिब निसार साहब ने ऑर्डर किए, फिर पिछली गवर्नमेंट में आसिफ तोफैल साहब ने इसके ऊपर एक समरी बनाई, उसमें ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स हैं उनके कैडर के ऊपर पूरी की पूरा एक जामिया वो दिया गया कि इसमें डॉक्टर्स की जो स्पेशल पे पैकेजेस हैं, उनके जो ग्रेड्स हैं कैसे डिफ़ाइन करने हैं। अब मसला ये है कि हमारे अस्पतालों में जो क्लिनिकल डॉक्टर हैं, सीनियर रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, आप देखें अगर तो उनके ऊपर वैसे भी गवर्नमेंट ज़्यादा तवज्जो देती है, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है इसके ऊपर तवज्जो दी ही नहीं गई। ये हमें मानना पड़ेगा। हमारे MS साहबान इस वक्त 99% वो हैं जो ट्रेंड ही नहीं है, जिनकी डिग्री नहीं है। और आप ये हैरान रह जाएंगे कि हमारे पूरे सूबे में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री एक आध है और वो भी अभी तक क्वेश्चनेबल है। जैसा कि IPH है, IPH एक वाहद अदारा है सरकारी पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री जिसे MPH कहते हैं वो करवा रहा है, और उसके ऊपर भी अभी तक इश्यूज चल रहे हैं कि HEC हायर एजुकेशन कमीशन और PMDC जो है वो इनकी डिग्री नहीं मान रहे। तो उसका नतीजा ये निकलेगा सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त नंबर वन। नंबर 2 जी, अभी तक पूरे सूबे में एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए ना कोई अदारा है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई हॉस्पिटल है। मैं समझता हूँ एक पूरे मुल्क में अदारा है नेशनल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद, उसमें कुछ चंद एक ट्रेनिंग के कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैंने अब देखा है कि वो भी उस तरह की नहीं रहेगी। इसके अलावा ना कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की कोई डिग्री इंट्रोड्यूस करवाई है, ना उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम। अस्पतालों की एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा टेक्निकल काम है, बड़ा जबरदस्त किस्म का। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्लिनिक, क्योंकि जब तक ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले डॉक्टर को, OPD में काम करने वाले डॉक्टर को, एंजियोग्राफी में काम करने वाले डॉक्टर को उसके माहौल की मुताबिकत और उसके साथ सहूलियात नहीं मिलेंगी तो वो उस तरह नहीं काम कर सकता। और ये इसकी जब तक ट्रेनिंग, स्पेशल कैडर, उनकी प्रमोशंस और उनकी रिक्रूटमेंट। उल्टी सी मिसाल मेरे ज़हन में आ गई कि आप बड़े अच्छे नस्ल के घोड़े जितने मर्जी रख लें, वो दौड़ते ना हो तो किसी काम जब तक उनको दौड़ाने वाला नहीं मौजूद होगा, साइज मौजूद नहीं होगा, उनको रेगुलेट करने वाला, वो दौड़ नहीं जीत सकते, घोड़े जितने मर्जी अच्छे हो जाए। तो ये सारा सही। मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमारी ब्यूरोक्रेसी खुद नहीं होने देती ये चीज़ें। वो नहीं समझते कि एडमिनिस्ट्रेशन में कल कोई बंदा आके हमें चैलेंज कर दे कि आपको अस्पताल चलाने यूं नहीं यूं चलना चाहिए। हालांकि चंद एक लोग हैं, मैं समझता हूँ कि बाहर से ट्रेनिंग करके आए हैं, जैसे सर्जरी अस्पताल के जो MS है मेरा ख्याल वो नॉर्वे से MPH करके आए हुए हैं, चंद एक और भी हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं। डॉक्टर साहब अब क्या आउटसोर्सिंग खत्म होनी चाहिए? सर तीन चीजें खत्म होनी चाहिए अस्पतालों के अंदर। क्या? अस्पताल जो है हमारे पब्लिक हॉस्पिटल, ये ना वापडा है ना ये कस्टम है, इनके अंदर प्राइवेटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट टोटल खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। पार्टनरशिप जो ड्रामा होता है उसके ऊपर PPP वो भी खत्म करना पड़ेगा, आउटसोर्सिंग खत्म करनी पड़ेगी। टोटल सेंट्रलाइजेशन अस्पतालों की होगी, एजुकेशन और हेल्थ। इनको प्रोफेशनल इदारों की तरह जी, इनको ट्रेड नहीं समझना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। यहां ट्रेड बना दिया ना इन्होंने। नहीं, वो सोचा तो ये था बाहर से बंदे आएंगे, ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, वो ज्यादा वो सारे वो सारे का सारा जो है ठेकेदारी निजाम में तब्दील हो गया और ठेकेदारी निजाम ने यहाँ पर बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब तशरीफ लाने के लिए। डॉक्टर सलमान हसीब आपका भी शुक्रिया, मैं नवीद साहब आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन आखिर में सिर्फ यही कहना है कि अस्पतालों की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बड़ा टेक्निकल किस्म का काम है, लेकिन अफसोस यहाँ पर हो रहा है कि जिस किस्म की सूरत हाल की निशानदेही यहाँ पर
डॉक्टर सलमान हसीब ने की, इससे पहले डॉक्टर मुदस्सर जिस तरह की बात कर रहे थे, डॉक्टर शाहिद मलिक जिस तरह की बात कर रहे हैं, मियां नवीद ने जो कुछ बताया, इस एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपके अस्पताल जो हैं इस वक्त अनारकी वहाँ पर है, वहाँ पर बदनज़मी है, वहाँ पर तबाही है, वहाँ पर आप ये समझें कि बहुत सारे लोग जो जाते हैं बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आते हैं, इलाज तो करवाते हैं, बीमारियाँ लेकर आते हैं। ये सूरत हाल को मेरे ख्याल है पहली प्रायोरिटी पे देखने की ज़रूरत है कि अस्पतालों की एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।